वेलकम टू अंडर कवर एनालिस्ट और मैं हूं अभिनव। आज हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ स्कैम्स जो इंडिया में हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक रेड किया जिसमें एक ग्रुप ऑफ स्कैमस्टर्स को पकड़ा गया जिन्होंने करीब 500 करोड़ के स्कैम किए थे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर। सबसे अहम बात यह है कि इन्वेस्टर्स को एक साल में यहां पर 100% रिटर्न देने का वादा किया गया था, यानी कि एक ही साल में पैसा डबल। किसी किसी इन्वेस्टर्स को 15 to 20% मंथली रिटर्न्स बताया गया था। ये तो थी दिल्ली की बात। गोवा में एक ग्रैंड इवेंट बनाया गया था जहां पे इन्वेस्टर्स को इस क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया और 5 स्टार होटल में डिनर और ड्रिंक्स भी रखा गया। बड़े इन्वेस्टर्स को दुबई के ट्रिप्स के भी वादे किए गए, जहां ये बताया जाता है कि उन्हें दुबई में एक ऑफिस में ले जाया गया जहां पर एकदम लैविश ऑफिस बनाया था, जिसको देखकर उन्होंने अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट करने का तय कर लिया। एक इन्वेस्टर ने एक नए कॉइन ऑफर पर करीबन 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया, जिसका मार्केट वैल्यू था सिर्फ $1.5। और उसमें 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट के बाद वो कुछ ही दिनों में जीरो हो गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कोई भी फाइनेंशियल स्कैम्स की इन्वेस्टिगेशन में काम करता है, उसने ये बताया है कि इंडिया में करीबन 936 करोड़ के स्कैम्स अभी तक पकड़े जा चुके हैं। यानी हुए तो इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ 936 को अभी तक रिपोर्ट किया गया है। एक और केस जहां पे जालना डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है, वहां एक साथ 100 केसेस फाइल हुए एफआईआर के, जिससे इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यहाँ पे करीबन 300 करोड़ का नुकसान लोगों को हुआ है। ऐसे कम से कम 100 से भी ज्यादा केस हर महीने इंडिया में रजिस्टर हो रहे हैं, जहां क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लोगों से लिया जा रहा है। बहुत से केसेस में तो नकली ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी दिए गए हैं, जहां एक्चुअल में कोई बिटकॉइन ट्रेड नहीं होता, बस एक नंबर्स की स्क्रीन होती है और जहां बिटकॉइंस दिखते हैं, एक्चुअल में होते नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज जहां लोगों ने हजारों करोड़ रुपए अभी तक कमा लिए हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने पूरे लाइफ की सेविंग्स गंवा दी है और इस स्कैम्स के ज्यादातर शिकार बन रहे हैं मिडिल क्लास इनकम ग्रुप। तो आखिर है क्या ये क्रिप्टो करेंसी, और अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में तो हमको क्या समझना पड़ेगा इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बिना समझे अगर हम किसी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में एंटर करते हैं तो हम बहुत ही जल्द ऐसे स्कैमस्टर्स का शिकार बन जाएंगे। तो आज क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और आज हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आखिर में हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। तो क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि एक्चुअली में करेंसी क्या होता है। तो करेंसी का मतलब होता है कि एक फॉर्म ऑफ मनी जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज को खरीद सकते हैं बदले में पैसे को देकर, तो दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टोर ऑफ वैल्यू ये है कि अगर आप पैसे को अपने पास रखते हैं तो आपके पास एक बाइंग पावर है, जहां पे आप कभी भी उस पैसे को यूज करके कोई भी चीज खरीद सकते हैं। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हुई। थर्ड ये हुआ कि इसको आप यूनिट ऑफ अकाउंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर आपने 1 लाख का लैपटॉप खरीदा है, तो अगर आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करेंगे तो आप ये लिखेंगे कि मेरे एसेट में मैंने एक लैपटॉप खरीदा है और जिसका वैल्यू था 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से आप अकाउंटिंग कर पाते हो। तो अगर ये तीनों चीज को अगर कोई चीज सेटिस्फाई कर रही हो तो उसको हम करेंसी कह सकते हैं। करेंसी जैसे यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, इंडियन रुपी, ये सब करेंसी है। ये गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का इन पर कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट जब चाहे जितना चाहे इसको प्रिंट कर सकता है इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से। तो गवर्नमेंट इसको डिसकंटिन्यू भी कर सकता है, जो हमने देखा डिमोनेटाइजेशन के समय 500 और 1000 के नोट को बंद करा दिया गया। पहले के समय में करेंसी की बैकिंग गोल्ड थी। उतना ही करेंसी सर्कुलेशन में होता था जितना बैकअप में गोल्ड हुआ करता था। बट अब ऐसा नहीं है। वर्ल्ड के सभी सेंट्रल बैंक्स ने करेंसी की बैकिंग गोल्ड से नहीं रखी है और अब ये करेंसीज किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए इन्हें फिएट करेंसी भी कहा जाता है। फिएट का मतलब होता है जिसकी कोई बैकिंग ना हो। ये सिर्फ भरोसे पे टिकी हुई हो, यानी कॉन्फिडेंस पे। किसका कॉन्फिडेंस? कंट्री के गवर्नमेंट के बैकिंग का कॉन्फिडेंस। इसकी वैल्यू इसी कॉन्फिडेंस पर तय होती है। डिमोनेटाइजेशन में हमने देखा कि 500 और 1000 की नोट को किस तरीके से सडनली नॉट अ लीगल टेंडर बता दिया गया और उस वजह से 500 और 1000 की नोट का वैल्यू तुरंत ही खत्म हो गया।
तो इस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट के लिए बहुत सिंपल है अगर उसको कोई नोट या उसकी प्रिंट की हुई करेंसी को बंद करना हो। तो अब जब आप करेंसी समझ गए हैं, तो आइए समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है डिजिटल करेंसी। ये एक डिजिटल करेंसी यानी कि वर्चुअल करेंसी है। डिजिटल का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ आपके फ़ोन या लैपटॉप से ही एक्सेस हो सकता है, यानी कोई भी डिजिटल डिवाइस से ही ट्रांज़ैक्शन हो सकता है। अगर उसकी कॉइन निकाल दिए तो फिर उस वो डिजिटल करेंसी नहीं रह गया। क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर किया गया है, जिससे वो डुप्लीकेट ना हो सके। क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया में तो हर एक चीज़ कॉपी पेस्ट हो सकता है, यानी कि डुप्लीकेट हो सकता है। इसीलिए इसको क्रिप्टोग्राफी से एन्क्रिप्शन किया गया है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, कंप्यूटर कोड्स का यूज़ करके, ताकि इंफॉर्मेशन सिर्फ वही देख पाए जिसके लिए ये इंफॉर्मेशन भेजा गया है। क्रिप्टो करेंसी एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रिंट नहीं कर सकता और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे अपना हक नहीं जमा सकता। तो अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, तो वो किसी भी सेंट्रल बैंक का नहीं है। वहीं अगर आपके पास डॉलर्स हैं, तो वो एक्चुअल में यूएस के सेंट्रल बैंक का है, यानी कि फेडरल रिजर्व का प्रिंट किया हुआ है और उसका पूरा कंट्रोल उस पर है। उसी तरह से अगर आपके पास इंडियन रुपी है, तो उसका कंट्रोल आरबीआई के पास है। तो क्रिप्टो करेंसी एक सेंट्रलाइज नेटवर्क पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सेंट्रल बैंक इसको प्रिंट नहीं कर सकता और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपना हक नहीं जमा सकता। तो अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, तो वो किसी भी सेंट्रल बैंक का नहीं है। वहीं अगर आपके पास डॉलर्स है, तो वो एक्चुअली यूएस के सेंट्रल बैंक का है, यानी फेडरल रिजर्व का प्रिंट किया हुआ है और उसका पूरा कंट्रोल उस पर है। उसी तरह आपके पास अगर इंडियन रुपी है, तो उसका कंट्रोल आरबीआई के पास है। तो फिर आखिर इसको कंट्रोल करता कौन है? एक्चुअली कोई नहीं, बिकॉज ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन का मतलब सिंपल वर्ड्स में यही है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स के रूप में एक ऑनलाइन लेजर फॉर्म किया जाता है और हर ब्लॉक को वेरीफाई किया जाता है, एक नहीं दो नहीं बल्कि हजार कंप्यूटर के नेटवर्क से। तो फिर एक ऐसा करेंसी जिसको डिसेंट्रलाइज्ड कहा जाता है, यानी कि वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं है। तो क्या फ्यूचर में हमें बैंक्स की जरूरत नहीं है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करता है। ब्लॉकचेन का मतलब सिंपल वर्ड्स में यही है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स के रूप में एड अप होते जाती है और उसकी वेरिफिकेशन एक दो नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटर्स एक साथ करते हैं। तो इससे क्या सेंट्रल बैंक्स को आगे जाके फ्यूचर में कोई खतरा है कि अगर पूरी दुनिया ने अगर इसको अडॉप्ट कर लिया, तो क्या नॉर्मल करेंसीज कोई अडॉप्ट नहीं करेगा? ऐसे सवाल अभी भी इकोनॉमिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसका कोई अभी तक कंफर्म जवाब नहीं मिला है। आइए समझते हैं सेंट्रलाइज्ड लेजर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड लेजर का मतलब ये होता है ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट में जो फिगर है, वहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो वो एक कॉमन अथॉरिटी के थ्रू जा रहा है, यानी कि एक बैंक हो सकता है या सेंट्रल बैंक हो सकता है। उस कॉमन अथॉरिटी के थ्रू ही हर एक ट्रांजैक्शन को अप्रूव किया जाता है। लेकिन आप वहीं पे राइट साइड में देखिए जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या डिसेंट्रलाइज्ड लेजर भी उसको कह सकते हैं। वहां पे आप देखिए कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। एक कंप्यूटर डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर ले रहा है और उसका पूरा ट्रांजैक्शन वहीं के वहीं हो जा रहा है। तो कोई अथॉरिटी जब बीच में ना हो, तो किसी को ये नहीं पता चल सकता कि आपने कितना पैसा किसको भेजा हुआ है। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है सेंट्रलाइज्ड लेजर का और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का। तो जब हम नॉर्मल करेंसीज में ट्रेड करते हैं, यानी कि मैं अगर अपने फ्रेंड को 100 रुपए भेजता हूं आज गूगल पे से या कोई भी डिजिटल सोर्स से, तो मैं एक अथॉरिटी के थ्रू भेजता हूं, यानी कि मेरे बैंक से उसके बैंक में ट्रांसफर होता है। लेकिन जब मैं बिटकॉइन को ट्रांसफर करता हूं मेरे वॉलेट से मेरे फ्रेंड के वॉलेट में, तब ये कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं हो रहा है। ये डायरेक्टली मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच का ट्रांजैक्शन है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसीज वाकई में लीगल हैं कि नहीं? अब नॉर्मल करेंसीज अपना वैल्यू बनाते हैं क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट की बैकिंग है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, इंडियन रुपी आरबीआई के कंट्रोल में आ जाता है तो वो इंडियन सेंट्रल बैंक का हुआ। उसी तरह यूएस डॉलर फेडरल रिजर्व का हुआ। लेकिन क्रिप्टो को जो कोई भी गवर्नमेंट या लीगल एंटिटी की बैकिंग नहीं रखता है, उसकी लीगैलिटी पर आज भी पूरी दुनिया डिवाइडेड है। सबने आज तक उसको लीगल स्टेटस नहीं दिया है। जनवरी 2023 में एल सैल्वाडोर नाम की एक कंट्री ने अपनी लीगल करेंसी को बिटकॉइन बना लिया, यानी कि उसकी अब लीगल करेंसी बिटकॉइन होगी। गवर्नमेंट ने ये छूट दे दी कि आप अपनी ओरिजिनल करेंसी को छोड़ सकते हो और बिटकॉइन को अडॉप्ट कर सकते हो। वहीं जापान ने बिटकॉइन को एक लीगल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया
और क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ये छूट दे दी कि वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं। वहीं चाइना ने इसको लीगल नहीं कहा है और वो अभी भी वहां पर इलीगल है और उन्होंने बैन भी लगा दिए हैं क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर। यूरोप में क्रिप्टो करेंसीज लीगल हैं। तो इसी तरह दुनिया भर में पूरी तरह से अभी तक लीगल नहीं हुआ है, लेकिन स्लोली ये सब कंट्रीज में लीगल हो सकता है। इंडिया की बात करें तो अभी तक कोई रेडी फ्रेमवर्क नहीं है यहाँ पर। हाल ही में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ ने एक इंटरव्यू में कहा कि गवर्नमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एक साथ मिलकर कुछ पॉलिसी बना रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। और ये पॉलिसी को वो चाहते हैं कि जब तक G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, उसी के बीच में इसको हम कंप्लीट कर सकें। आरबीआई ने बहुत बार क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का सुझाव दिया। ये कह दिया कि ये एक पॉन्जी स्कीम है और इन्वेस्टर्स का बहुत लॉस हो रहा है और आए गए दिन हजारों केसेस इंडिया में क्रिप्टो फ्रॉड्स पे दर्ज हो रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी क्या था। तो बिटकॉइन सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी था जो दुनिया में लॉन्च हुआ था। जनवरी 2009 में इसको लॉन्च करने वाले प्रोग्रामर का नाम था सतोशी नाकामोटो। लेकिन ये एक स्यूडो नेम है, यानी कि ये रियल नेम नहीं है। इसको रिलीज करते वक्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया को बताया गया फर्स्ट टाइम। और ये वो ईमेल है जहां पर सतोशी नाकामोटो ने फर्स्ट टाइम बिटकॉइन के बारे में दुनिया को बताया। एक इंट्रोडक्शन पेपर में उन्होंने सब चीज क्लियर की, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, वॉलेट क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और हैश कोड्स क्या होते हैं। 22 मई 2010 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है बिटकॉइन की हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रियल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसमें एक्चुअली 10,000 बिटकॉइंस देकर दो पापा जोन्स का पिज्जा खरीदा गया था। किसी को नहीं पता था कि अगर बिटकॉइन के 2021 के वैल्यू से 10,000 बिटकॉइन दिया होता तो आज उस पिज्जा का भाव होता कम से कम $680 मिलियन, या फिर शायद वो शहर के सभी पिज्जा स्टोर को खरीद लिया जाता। तो जुलाई 2010 में बीटीसी का पहला ट्रेड हुआ और उसका वैल्यू हुआ $0.08, यानी कि फर्स्ट टाइम बिटकॉइन ट्रेड किया गया और उसको एक वैल्यू मिल गई $0.08 पर। आज उसका प्राइस है $30,000। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर उस पिज्जा की वैल्यू आज हो जाती $680 मिलियन। तो एक सबसे बड़ी चीज ये है कि बिटकॉइन में सभी वो बातें हैं जो एक नॉर्मल करेंसी में जो हमने पहले देखी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ मेजर। बस एक ही प्रॉब्लम है, इसकी कोई बैकिंग नहीं है। जैसे गोल्ड था सब करेंसियों की बैकिंग, वैसे यहां कोई बैकिंग नहीं है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर ट्रेडिशनल करेंसी जो है वो एक लीगल टेंडर है, यानी अगर आप किसी को देते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है, ये ग्लोबल पीयर टू पीयर करेंसी है। यहां पर देखिए, जब भी कोई बैंकिंग चैनल से आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो पेमेंट नेटवर्क के थ्रू जाता है और उस नेटवर्क की चेकिंग होती है हर स्टेप पर। बिटकॉइन सिस्टम को आप देखिए तो ये डायरेक्टली पीयर टू पीयर जाता है और सिर्फ बिटकॉइन नेटवर्क के थ्रू जाता है। अब आइए इस ट्रांजैक्शन को हम लोग वन बाय वन डिटेल में देखते हैं, बिकॉज ये ट्रांजैक्शन नेटवर्क ही हमें बताएगा कि एक्चुअली में इसका क्या फ्यूचर है। पहले हम देखते हैं कि अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका पैसा किस तरीके से ट्रांसफर होता है। जब आप किसी भी मशीन या कार्ड को स्वाइप करते हैं या पैसा ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले आपका डिटेल्स और वेरिफिकेशन कोड मर्चेंट मशीन से मर्चेंट बैंक के पास जाता है और मर्चेंट बैंक से वो कार्ड नेटवर्क के पास जाता है। और कार्ड नेटवर्क में ये पता किया जाता है कि जो भी आपने पिन एंटर किया है क्या वो सही है या नहीं। और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन के डिटेल्स जाते हैं आपके बैंक पे। आपके बैंक को ये चेक किया जाता है कि क्या आपके पास उतने बैलेंस है या नहीं जो ट्रांजैक्शन आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप स्टेप नंबर 4 में देख सकते हैं। अगर आपके पास रिक्वायर्ड बैलेंस है तो ये डिटेल फिर आपके कार्ड नेटवर्क को जाता है और कार्ड नेटवर्क से आपके मर्चेंट बैंक को ये ट्रांजैक्शन हो जाता है और आप फाइनल जाके ये मर्चेंट को वो पैसा मिल जाता है जो आप 5, 6 और 7 में देख सकते हैं। तो ये था एक कार्ड पेमेंट नेटवर्क, जहां पे आप कोई भी कार्ड स्वाइप करते हो तो इस तरीके से पेमेंट सामने वाले तक पहुंच जाता है। अब इसी तरीके से देखते आइए बिटकॉइन में कैसे ये चीज होती है। सबसे पहले जिसको भी पैसा भेजना है उसके वॉलेट का एड्रेस सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर आपको कितने बिटकॉइन सेंड करने हैं वो एंटर करना पड़ेगा। बिटकॉइन डेसिमल में भी हो सकता है, ये एकदम नॉर्मल बैंक ट्रांसफर की तरह ही हो रहा है।
अगर आप किसी स्टोर में पेमेंट कर रहे हैं बिटकॉइन को यूज करके, तो आप शायद उसके क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे अपने पिन कोड को एंटर करेंगे, ये डिजिटल सिग्नेचर है जिससे सेंडर की ओनरशिप और प्रूफ का पता चल जाएगा। अब ये ट्रांजैक्शन बहुत सारे नोड्स के थ्रू पास होता है, जो नंबर 3 में आपको दिख रहा है, जो बेसिकली एक कंप्यूटर का नेटवर्क है। वो नोड्स से कुछ कुछ ही सेकंड्स में ये ट्रांजैक्शन का डिटेल्स पूरे नेटवर्क पर पहुंच जाएगा। अब ये स्टेप जो है, ये सबसे यूनिक है क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्योंकि ये बैंक ट्रांजैक्शन जैसा नहीं है। यहाँ जितने भी नोड्स हैं वो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे। ये बैंक ट्रांजैक्शन से डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने वाला कोई बैंक नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग जो इस नेटवर्क में बैठे हुए हैं, जिनको नोड्स कहा गया है। फिर बिटकॉइन माइनर्स के पास ये इंफॉर्मेशन जाती है और उसको वेरीफाई करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। अब जाके एक्चुअल में बिटकॉइन का वॉलेट एड्रेस चेंज हुआ है, यानी कि ब्लॉकचेन में जाने के बाद उसको वेरिफिकेशन करने के बाद ये सामने वाले के वॉलेट में एंटर कर लिया है। तो आप देखिए किस तरीके से फिफ्थ जो स्टेप है वहां पे माइनर्स ने इसको माइन करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया है, और 6 से 7 में क्या हुआ है कि ये बिटकॉइन फाइनली जाके सामने वाले के वॉलेट में एंटर कर चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस पूरे चीजों में आप एक चीज नोटिस करिए, तो कहीं भी कोई मेजर अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी मौजूद नहीं है। मर्चेंट के पास पहुंच जाने से ये पता चलता है कि अब सेटलमेंट हो चुका है, सेंडर ने अपना पैसा भेज दिया है सक्सेसफुली और वो रिसीवर को मिल चुका है। तो अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है तो इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब अगर हम बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो उसमें और इसमें एक्चुअल में कोई फर्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बट एक्चुअली में बहुत बड़ा फर्क है। अगर मान लीजिए मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूं तो वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, बट यहां पर बिटकॉइन के केस में अगर मैं कोई पैसा अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसका कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स को ड्रग्स भेजता हूं और वो ड्रग्स के बजाय मुझे 500 रुपए अगर ट्रांसफर कर रहा है थ्रू बिटकॉइंस, तो ये ट्रांजैक्शन का कोई पता नहीं लगा सकता, पहले भी, जिस वक्त मैं कर रहा हूं तभी भी, और बाद में भी नहीं कर सकता। तो ये एक डेंजरस चीज जो बिटकॉइन का है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने सवाल उठा के रखा है कि इसमें ड्रग मनी की लॉन्ड्रिंग, इलीगल आर्म्स ट्रेड, ये सब बहुत बड़े तादाद में हो रहे हैं। तो इसके फायदे क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी आइए हम देखते हैं। सबसे बड़ी बात है एनोनिमिटी, यानी कि सीक्रेसी। आपके ट्रांजैक्शन को कोई देख नहीं सकता और ये भी नहीं जान सकता कि ये ट्रांजैक्शन किसने किया है। सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज है कि किसी भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक को इस पर कोई जोर नहीं है, किसी भी अथॉरिटी के अंडर में ये करेंसी नहीं है, तो कोई ये नहीं जान सकता कि ट्रांजैक्शन कर रहा कौन कर रहा है और कितना कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके प्रोसेसेस की जो टाइमिंग है उसको बहुत शॉर्ट बना दिया गया है। तो जैसे कि दो लोग आपस में अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो ये बहुत सारे नेटवर्क के थ्रू पास नहीं हो रहा है, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है, और इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जा रही है। तो ये सब तो थी इसकी अच्छी चीज़ें। आइए देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड होता है या आपका पैसा कोई बिटकॉइन के नाम पे लेके भाग जाता है, या आपने जो बिटकॉइन खरीदे वो रियल में बिटकॉइन थे ही नहीं, बस आपके डिजिट्स दिख रहे थे आपको स्क्रीन पर, तो आप क्या कर पाएंगे? आप कुछ कर नहीं सकते। ट्रेसिंग मनी इन द स्कैम इज नॉट पॉसिबल, यानी कि आप अगर स्कैम का शिकार बनते हैं तो अगर आपसे कोई कैश लेके गया है तो उसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आपके बिटकॉइन ट्रांसफर का वो स्कैम है तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता, बिकॉज नो बिकॉज कोई सेंट्रल अथॉरिटी ने इसका जिम्मा नहीं लिया हुआ है। दूसरी बात यह है, एग्जाम्पल जैसे कि सिक्योरिटीज और शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड या सेविंग अकाउंट जहाँ पे आप बैंक में खोलते हो, वो इंश्योर्ड होता है, यानी कि अगर बैंक को कुछ भी हो जाता है तो आपका डिपॉजिट सेफ रहेगा और आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, जैसे कि हमने केसेस में देखे जहाँ की पीएमसी बैंक के घोटाले में हमने देखा कि पैसा लोगों को वापस मिल गया। ऐसा बिटकॉइन के केस में नहीं है। अगर आप बिटकॉइन के वॉलेट में आपके बिटकॉइन के वॉलेट में फ्रॉड हो जाता है और आपका बिटकॉइन चला जाता है, तो वो अथॉरिटीज पे पास जाके कंप्लेन करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसको एक लीगल स्टेटस नहीं दिया है। बहुत सारे बिटकॉइन एक्सचेंजेस बंद हो गए हैं अचानक और लोगों का पैसा नुकसान हो चुका है, टेक्निकल रीजंस की वजह से, स्कैमर्स की वजह से, हैकर्स की वजह से, जिन्होंने वॉलेट में से ही पूरा बिटकॉइंस निकाल लिया हो। इस तरीके की चीज़ों की वजह से इसमें ट्रेड करना बहुत ही रिस्की हो गया है।
और भले ही बिटकॉइन्स इतना ट्रेड हो रहे हों, उनके प्राइसेस इतना ज़्यादा हो गए हों, जो भी बड़ा पिक्चर आपको दिखाया जाता हो, अभी तक क्रिप्टो करेंसीज़ उस तरीके से इवॉल्व नहीं हुए हैं, एटलीस्ट इंडिया में तो बिल्कुल नहीं हुए हैं। अब आते हैं सबसे डेंजरस चीज़ पे, जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग। पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग किसी भी जन को क्रिप्टो ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात ये है। बहुत लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने को देखा क्योंकि वो उसने इतना सुपर्ब रन दिखाया कि रन देखने के बाद बहुत लोग उसमें एक्साइटेड हो गए। और अब तो हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज़ आ गए हैं, उसमें ट्रेड करना भी बहुत जनों ने शुरू कर दिया है। लेकिन ये इतना रिस्की है, इस पे कोई भी गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है। सो इसमें अपने सेविंग्स लगा देना बहुत ही रिस्की है और आपका पूरा पैसा आप गँवा सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया जैसे कंट्री में, जो डेवलपिंग कंट्री है, जिसकी इक्विटी मार्केट इतनी स्ट्रांग है कि आपको कहीं और रिटर्न्स ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया का इक्विटी मार्केट इतना स्ट्रांग है कि पिछले अगर आप 3 साल में देखें आफ्टर कोविड, तो लोगों ने 3 टाइम्स 4 टाइम्स अपना पैसा इक्विटीज़ में बना लिया है। तो आपको बिटकॉइन्स में ट्रेड करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं दिखती। सबसे बड़ी बात है जिससे ये वीडियो एंड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको महीने में 5% से 20% से 25% रिटर्न देने की बात करे, तुरंत समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। राकेश झुनझुनवाला ने एक चीज़ बताया था कि अगर आप 1 साल में 21% रिटर्न बना लेते हैं, तो आप एम्परर हो, यानी कि आप राजा हो। लेकिन आज भी लोग ये फेक स्कैम्स में फँस जाते हैं, जहाँ पे महीने में 20 से 25% रिटर्न की बातें की जाती है। मैं आपको ये बताता हूँ कि बेस्ट रिटर्न मार्केट में 15 टू 18% पर ईयर है। अगर आप इस स्पेस से 15 टू 18% पर ईयर से अगर आप रिटर्न कंटिन्यूअस बेसिस पे कमा रहे हैं, तो आपको करोड़ों रुपया बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्रिप्टो करेंसी जैसे रिस्की और वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोज़ आप तक लाने के लिए।